नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। फिर से आपके नए सेशन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं वापस आपका क्लास 10th का पूरा सिलेबस, जिसके अंदर हमने पीछे के जो वीडियो है जिसके अंदर हमने बेसिक बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। अगर आप विज्ञान का बेसिक बहुत ही अच्छे लेवल तक आगे ले जाना चाहते हैं तो बेसिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। यानी आप बेसिक को अच्छे से कवर करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके विज्ञान में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका पहला जो चैप्टर है विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, या रासायनिक समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो हमारा चैप्टर है बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान से हम लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे, बहुत ही आसान से तरीके से इसको याद करेंगे। ना केवल इसको समझेंगे बल्कि इस तरह से सीखेंगे कि आपके एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न को आप सॉल्व कर पाए, और साथ में ही आपको इस जो चैप्टर को है हमेशा के लिए अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए हम एक एक बात को बहुत ही बारीक से डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको वहां पर वैल्यूएबल यानी बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा आपको यहां पर जो भी चीजें मिलेगी एकदम हाई क्वालिटी की आपको मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ पदार्थ में क्या, आपने पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो हमने बात की थी पदार्थ क्या होता है, हमने बात की थी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो हम मेनली जो बात करें पदार्थ के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। किसमें? पदार्थ में। तो हम बात करें पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा जो हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि चैप्टर की जो शुरुआत करेंगे तो यहां से भी एक आधा आपका 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान से इसको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं, इसको अच्छे अच्छे पॉइंट से। तो देखिएगा, भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं वो देखने, फिर हमें देखने हैं रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला हम बात करें भौतिक परिवर्तन, तो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, जो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक गुण कौन से होते हैं। जैसे पदार्थ की अवस्था में चेंज हो गया, ठीक है, अवस्था जैसे ठोस, द्रव्य, गैस में चेंज हो गया, या उसके कलर में चेंज हो गया, या उसको ताप, किस ताप पर उसको गर्म करें, ठीक है, इस तरह की जो नॉर्मल जो उसके गुण होते हैं वो होते हैं। उसका शेप कैसा है, ठीक है, तो ये है। दूसरा हम बात करें यहां पे, तो इसका बात क्या हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में, कैसे होता है, रासायनिक गुणों में। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण कौन से होते हैं? अगर उसको जलाएं तो जलाने से क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं, क्या किसी दूसरे पदार्थ के साथ उसकी अभिक्रिया कराएं, ठीक है, उस दूसरे पदार्थ के साथ उसको मिलाएं तो क्या उसके अंदर निष्कर्ष निकलेगा, तो वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। वो कौन से होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं। वो कौन से होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं। दूसरे बात करें, ये जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ये कैसे होते हैं? अस्थायी परिवर्तन। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं स्थायी परिवर्तन। कौन से होते हैं? स्थायी परिवर्तन। कौन से होते हैं अस्थायी परिवर्तन और कौन से होते हैं स्थायी परिवर्तन, इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखो, हम एक एक चीज लिखेंगे ना, उसको बिल्कुल कवर करते हुए, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है, तो हमने यहां पर देखा अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है यहां पर वो चीजें स्थायी नहीं रहती है, अपने आप वापस परिवर्तित होकर पहले में आ जाएगी। जैसे आपने लोहे को पिघला तो दिया तो वो द्रव्य अवस्था में बदल गया, लेकिन आप उसको वापस बाहर रखेंगे, वापस ठंडा करेंगे तो वो लोहा ठोस बन जाएगा। वैसे ही हमने मान लो पानी को फ्रीज में रख के बर्फ बना लिया, ठीक है, अब बर्फ को बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर आप लाएंगे तो धीरे धीरे वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये होते हैं अस्थायी, मतलब अपने आप नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने लकड़ी को जला दिया तो उसका कोयला बन गया या राख बन गई, उस राख को आप कहीं पर भी रखो, चाहे फ्रीज में रखो, चाहे उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखो, चाहे उसको गर्म करो, आप वापस वो पदार्थ नहीं बना सकते। यानी स्थायी मतलब एक निश्चित दूसरा स्थायी पदार्थ बन गया, अब वापस वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं स्थायी परिवर्तन। यानी एक ऐसा परिवर्तन जो स्थायी है, अब उसको वापस आप परिवर्तित करके नहीं ला सकते। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से आप किसी भी तरह से वापस दूध नहीं बना सकते, मतलब दही एक स्थायी पदार्थ है। और वैसे ही हम बर्फ की बात करें तो अस्थायी पदार्थ है। इसमें हम बात करें, इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें नया पदार्थ मतलब क्या हुआ, हमने पानी को जमाया ही तो है, पानी को फ्रीज में रखा और पानी क्या हो गया, जम गया, तो बर्फ बन गई। है तो वो पानी ही है, तो क्या पानी ही, नया पदार्थ नहीं बना। लेकिन इसमें जो है नया पदार्थ बनता है। क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ कैसे, जैसे आपने लकड़ी को जलाया तो राख एक नया पदार्थ बन गया, दूध से दही बनाया तो दही एक नया पदार्थ बन गया। उसके सारे गुण अलग हैं, दूध के सारे गुण अलग होते हैं, दही के अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रारंभिक पदार्थ है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त, प्रारंभिक पदार्थ कौन से, जो हमने, जैसे हमने पहले मान लो दूध से दही बनाए तो दही हमारा दूध पहला पदार्थ था, उसमें वापस कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इस तरह के परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे हम कहते हैं पानी का जमना, पानी जमेगा तो बर्फ बन जाएगी, ठीक है। दूसरा हम ये भी ले सकते हैं, एक हमने ये ले लिया। दूसरा हम देखो, जैसे मोम का पिघलना, तो ये कौन से परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। मोम को पिघलाएंगे तो वो पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा, उसको वापस ठंडा करेंगे वो वापस ठोस हो जाएगा। इसी तरह पानी जमेगा तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा। लेकिन इसके उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में कौन कौन से हैं, जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना। दूसरा लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। मोम के जलने की बात करें तब तो होगा रासायनिक परिवर्तन, और मोम के पिघलने की बात करें, जैसे मोम पिघलता है तो वापस उसको ठंडा करके। लेकिन मोमबत्ती के जलने की बात करें, मोमबत्ती जलती है तो क्या होगा, उसके अंदर वो धागा जल गया, अब वापस आप उसको किसी भी तरह से वो वापस धागा, वो ही धागा नहीं लगा सकते, दूसरा आप लगा सकते हो लेकिन वो ही नहीं लेकर। तो ये कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसके अंदर जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं। और ध्यान रखना, पानी का और चीनी, पानी हो गया, पानी के अंदर चीनी का घुलना या पानी के अंदर नमक घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि उसको गर्म करते जाओ, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक है उसके अंदर रह जाएगा, तो वापस हमने उसको अलग कर लिया। तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बात करें हमारा, तो वो है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया देखो किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे, हर चीज को आप देखते रहिएगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन ये है, अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यानी किसी पदार्थ में होने वाले
रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम घर में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं, जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं वो रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी को जलाते हैं, गैस को जलाते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर ये रासायनिक परिवर्तन है इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया भी है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, पहला है मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का दहन, दहन मतलब जलना। और एक बात आप हमेशा याद रखें, किसी भी चीज के जलने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो हम यहां लिखेंगे मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम जलेगा तो क्या, कौन से गैस की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन। तो और क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक हमारी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हमने किसी भी चीज को जलाते हैं, आप किसी भी चीज को जलाने का पर्सन पूछ ले तो उसमें लगभग सभी में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी के जलाने की बात करें, कोयले को जलाने की बात करें, या फिर कोई भी पदार्थ है, कपड़ा, कागज, इसको जलाने की बात करें तो ये सारे कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में हम देखें दूसरा, इसका एक और उदाहरण, कोयले का दहन। कोयले का दहन मतलब क्या होता है, कोयला हमारा होता है कार्बन। कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। और इसको जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। किसकी, ऑक्सीजन की। तो क्या बनेगा, हम देखते हैं कोयले को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, जिसको हम कहते हैं, उस धुएं को कार्बन डाइऑक्साइड। जो वाहनों में इसमें पेट्रोल वगैरह जलता है तो जो धुआं निकलता है ना, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से कहते हैं वातावरण प्रदूषित होता है। तो कार्बन यानी कोयले का दहन, कोयले में होता है कार्बन। कोयला किससे बना होता है, कार्बन से। और उस कार्बन को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखेंगे हम दो चीजें और देखने वाले हैं, वो है अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारी दो चीजें और हैं जिसके अंदर हम पहली बात करेंगे अभिकारक। देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक। अब अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है इसको देखते हैं। तो हमने अभी एक लिखा था, जैसे मान लो कोई सा भी एक उदाहरण ले लो, जैसे कार्बन, क्या लिखा मैंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और मिलकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जिस चीजों को हम अभिक्रिया करवाते हैं, जिसके बीच में अभिक्रिया होती है, वो तो कहलाते हैं अभिकारक। वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो बनते हैं पदार्थ, उसको हम कहते हैं उत्पाद। उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम अगर अभिकारक कहें तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले जो पदार्थ हैं वो हमारे कहलाते हैं उत्पाद। तो यहां पे हमने देखो कार्बन और ऑक्सीजन लिया है, तो यहां पे ये बात करें, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हम देखें ध्यान से, तो ये जो दो चीजें हैं कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, यहां पर ये दोनों ही क्या हैं, अभिकारक हैं। दोनों ही क्या हैं, अभिकारक हैं। और ये एक कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद। जैसे सिंपल सा एक और उदाहरण लेते हैं, हम घर में देखो चाय बनाते हैं, चाय का एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। तो चाय बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। चाय बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पता है 3-4 चीजों की, जिसमें हो गया पानी, ठीक है, दूध की जरूरत पड़ेगी, चाय पत्ती की जरूरत पड़ेगी, चीनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मली इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चाय हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, ये डालेंगे, ठीक है। तो ये जो जो चाय बनाने के लिए आपको चीजों की जरूरत है ना, वो सारे अभिकारक हैं। वो सारे क्या हैं, अभिकारक हैं। 4-5 जितने भी हैं वो अभिकारक हैं। और उसके बाद में जो उत्पाद बना है, उसके बाद में जो पदार्थ बना है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। उसके बाद में सबको मिलाने से उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, चाय बनेगी। तो चाय क्या है, उत्पाद है। चाय क्या है, उत्पाद है, ठीक है। तो इसी तरह से हम जिस जिसके बीच में अभिक्रिया करवाते हैं तो वो हमारे होते हैं अभिकारक। तो ये एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, दो अभिकारक हैं। और यहां पर एक उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, एक उत्पाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके जो भी आपको डाउट है या कमेंट करके मुझे बताते रहें कि हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, हम इसका वापस से हमने जो पढ़ा है उसका शॉर्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था हमारा क्या, सबसे पहले हमने पदार्थ में परिवर्तन। दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। उसके बाद में देखा हमने, ये अस्थायी होते हैं, मतलब कोई निश्चित पदार्थ ऐसा नहीं है फिक्स बन गया उसके बाद में वापस वो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, ये फिक्स नहीं है। इसमें क्या होता है, फिक्स होता है, एक बार जो बन गया वो बन गया, उसके बाद में आप उसको किसी भी तरह से वापस वो नहीं बदल सकते। उससे चेंज करके आगे और जा सकते हो, लेकिन वापस वो पीछे वाला नहीं बना सकते। इसमें हमने देखा पुनः प्रारंभिक पदार्थ, जो पहले वाला पदार्थ था वो वापस प्राप्त कर लेंगे। जैसे पानी है, पानी से बर्फ बनाया तो बर्फ से वापस पहले वाला पानी भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जो हमने पहले वाला पदार्थ है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद में देखा इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया थोड़ी बनता है, पानी से बर्फ ही तो बना है तो वो पानी, लेकिन इसमें नया पदार्थ बन जाता है। जैसे दूध से दही बन गया तो दही क्या है, नया पदार्थ है। इसी तरह हम बात करें इसके उदाहरण की, तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे पानी से बर्फ का जमना, ठीक है, मोम का पिघलना, मोमबत्ती को मोम को पिघला देते हैं, और नमक का पानी में घुलना। जैसे मैंने कहा नमक का या चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन होता है। आप कहेंगे सर वो तो उसके अंदर घुल जाता है, अब उसको अलग कैसे करेंगे? आराम से कर सकते हैं। उसको गर्म कीजिएगा, उसको उबालिएगा, तो उबालने से पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, उसको आप अलग कर सकते हैं, और जो नमक है या चीनी आपने उसको घोला है वो उसके अंदर रह जाएगा। इसी की हम बात करें इसके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगता है तो वो लोहा वहां से खराब ही हो जाता है, उसको वापस आप हटा नहीं सकते। दूध से दही का बनना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना। यहाँ पे मोम का पिघलना अलग बात होती है, वो पिघला है वापस उसको मोम बन जाएगी, लेकिन मोमबत्ती को जला दिया, मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसके अंदर वाला जो धागा है, ये धागा इसके अंदर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब जलने के बाद में आप इस धागे को दोबारा उसी की राख से नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ है, ये है हमारा रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें हमने देखा मैग्नीशियम का जलना या मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम प्लस किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह कोयले का दहन, कार्बन, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रासायनिक क्या है, अभिक्रियाएं हैं। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो लास्ट हमने देखा था वो देखा था अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात
रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनने वाले पदार्थ होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जैसे हमने यहां पर लिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये दोनों क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं। प्लस से ये पता चलता है कि ये अभिकारक है अगला। जितने प्लस लगे होंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे कितने भी अभिकारक हो सकते हैं, और तीर के निशान के इधर उत्पाद होंगे। और हमेशा ध्यान रखना, इस तीर का निशान हमेशा ही ऐसे ही लगाना है, ठीक है? ऐसा नहीं है इसको इधर लिख दिया, ऐसा चलेगा क्या? क्या सर इधर कार्बन और ऑक्सीजन को इधर लिख दें और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर? नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। तीर का निशान हमेशा और हमेशा इधर ही लगेगा। और तीर के निशान के इधर बाईं ओर जो भाग है, तीर के निशान के बाईं ओर का जो भाग होता है उधर हमेशा हम अभिकारक लिखेंगे, और तीर के निशान के दाईं ओर इधर वाला दायां भाग लेफ्ट साइड में जो भी राइट साइड में जो भी होगा उधर हम उत्पाद को लिखेंगे। ये हमें अच्छी तरह चीजें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है? छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3-4 ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? एक भौतिक परिवर्तन होगा, बाकी रासायनिक होंगे, या फिर एक निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इस तरह के पर्सन शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, या आपको कोई टॉपिक या कोई आप यहां पर सजेशन देना चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।